बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव की नगरी काशी में एक बहुत ही ज्ञानी ज्योतिषी रहते थे। वह सभी शास्त्रों वेदों के ज्ञाता थे। उनकी ख्याति बहुत ही दूर दूर तक फैली हुई थी और दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए उस जोशी के पास आते थे। वह जोशी बहुत ही ज्ञानी थे। जिन लोगों का भी भाग्य देखकर उन्हें बताते थे वह बात सच साबित होती थी। दूर से ही उनका भाग्य पढ़कर यह बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा है। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। फिर उस जोशी के घर पर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। जोशी और उसकी पत्नी उस बालक का अच्छी तरह से पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे जब वह बच्चा बड़ा हुआ और उसकी उम्र जब 8 वर्ष की हो गई, तो एक दिन बालक ने देखा कि उसके पिताजी के सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उसके पिताजी सभी का बारी बारी से भाग्य देख रहे हैं और लोगों को भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में बड़े ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं। जब उस बालक ने यह सब देखा तो उसके मन में भी अपना भाग्य दिखाने की इच्छा जागृत हुई और इसी इच्छावश वह अपने पिता के पास गया और कहने लगा, पिताजी, आप सभी का भाग्य देखते हैं और सबको उनके भाग्य के बारे में बताते हैं। क्यों ना आज आप मेरा भी भाग्य देख लीजिए और मुझे भी बताइए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। उस अबोध बालक की बात सुनकर वह जोशी कहने लगा, बेटा, अभी तुम बालक हो, अभी तुम्हारी भाग्य दिखाने की अवस्था नहीं हुई है। जब तुम्हारी वह अवस्था हो जाएगी तब मैं तुम्हारा भाग्य अवश्य देखूंगा और फिर मैं तुम्हारे भाग्य के बारे में तुमको सब कुछ बता दूंगा। जब वह बालक अपने पिता के ऐसे वचनों को सुनता है तो उसके मन में थोड़ा सा दुख होता है और दुखी मन से वापस अपने घर में अपनी माँ के पास लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीता। फिर एक दिन वह जोशी अपने आसन पर बैठा हुआ था कि तभी खेलते खेलते उसका पुत्र उसके पास पहुंच गया और फिर से अपना भाग्य देखने की जिद करने लगा। जोशी ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर जोशी अपने पुत्र का भाग्य देखने लगा। उस जोशी ने अपने ग्रंथ को खोला और फिर अपने पुत्र के ललाट को देखा। जब उसने गणना की तो जोशी ने देखा कि मेरे पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। मैं जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण हूँ और मेरे पुत्र का विवाह नीच कुल की लड़की से होगा। यदि ऐसा हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूँगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। जब मैं भाग्य देख सकता हूँ तो मैं भाग्य को बदल भी सकता हूँ। जब उस जोशी ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसे पता चला कि उसी गंगा के किनारे कई कोसों दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है और जो मछुआरे की 5वें नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र मात्र 7 महीने की है और जिसका नाम एक मछुआरे ने चंद्रमुखी रखा है, मेरे पुत्र का विवाह उस लड़की से होगा। ऐसा मेरे पुत्र के भाग्य में लिखा है। तो जोशी ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा। मैं इसमें समर्थ भी हूँ। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को देख ही लिया है तो मैं इसके भाग्य को बदल भी सकता हूँ। जोशी कहता है, मैं भी आज देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। आज वह जोशी ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते उस मछुआरे के घर पहुँच जाता है। जब उस मछुआरे ने देखा कि काशी के एक महान जोशी उसके द्वार पर खड़े हैं तो उस मछुआरे ने उस जोशी का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, मुझ गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जोशी कहने लगा, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि 7 महीने पहले तुम्हारे घर में किसी कन्या ने जन्म लिया है। तो मछुआरा कहने लगा, हाँ महाराज, 7 महीने पहले हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है। जोशी ने कहा, क्या उसका नाम चंद्रमुखी है? तो मछुआरा बोला, जी महाराज, उसका नाम चंद्रमुखी है क्योंकि उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान सुंदरता है, इसी कारण मैंने उसका नाम चंद्रमुखी रखा है। जोशी ने कहा, हे मछुआरे, मैं त्रिकालदर्शी हूँ। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम पर तो बड़ा घोर संकट आने वाला है।
जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। जोशी के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, महाराज, अभी वह तो नवजात बालिका है, उसकी आयु तो अभी मात्र 7 माह की है, मैं उसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। जोशी ने कहा, हे मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। ये मछुआरे, मेरी कोई पुत्री नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब ये बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर उसका विवाह भी कर दूंगा। फिर मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को उस जोशी को दे देता है। जोशी मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। चलते चलते वह जोशी सोचता है कि इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। फिर उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह जोशी एक बढ़ई के पास जाता है और उस बढ़ई से एक लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाता है और उस बक्से में वह उस नवजात कन्या को सुलाकर माँ गंगा के जल में प्रवाहित कर देता है। और जोशी सोचने लगता है कि यह बक्सा कुछ दूर ही जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और यह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा पीछा भी छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। परंतु इस दुनिया का क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके, क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीवन लिखा हुआ था, जिस कारण से वह बक्सा उस गंगा के जल में नहीं डूबता है और माँ गंगा उसे बहाते हुए गांव के पास किनारे पर लगा देती है। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है तो उस पंडित की नज़र उस बक्से पर पड़ती है। जब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि बक्से के अंदर ही बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई है, अपने पैर के अंगूठे को चूस रही है। वह पंडित संतानहीन था और माँ गंगा से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वह पंडित सोचने लगा कि माँ गंगा ने मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए भेजा है और मेरी प्रार्थना माँ गंगा ने स्वीकार कर ली है। और इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब वह पंडित अपने घर पहुंचा और उस कन्या को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी, आप यह किसकी पुत्री ले आए, यह बड़ी ही सुंदर है। तो पंडित जी कहने लगे, माँ गंगा ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दी। आज से हमारी यह इकलौती पुत्री है, इसका हम बड़े अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे से संस्कार देंगे, इसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस प्रकार वह पंडित और पंडिताइन उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय गुजरा और समय के साथ साथ वह कन्या भी बड़ी हुई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता में 4 चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। फिर जब वह लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडिताइन ने अपने पति से कहा, सुनते हो, हमारी बिटिया अब सयानी हो गई है और इसकी विवाह की उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर वर ढूंढकर हमारी बिटिया की शादी कर दो। पत्नी की यह बात सुनकर वह पंडित अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर देखने के लिए चल देता है। जब आसपास में उसके लायक कोई वर नहीं मिलता है तो पंडित जी अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश करते करते भगवान शिव की नगरी काशी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर लोगों से पूछते हैं कि यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो तो बताओ। काशी के लोग उस जोशी के बारे में बताते हैं कि उनका बहुत ही संस्कारी परिवार है और उन जोशी का एक इकलौता पुत्र है और उसकी उम्र भी विवाह के योग्य है। पंडित जी, आपकी बात उन जोशी महाराज के पास बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बात सुनकर पंडित जी उस जोशी के घर अपनी बिटिया की शादी करने के लिए चल देता है। जब वह जोशी के घर पहुंचे और जोशी से मिले और जब पंडित जी ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और जोशी को अपने आने का मकसद बताया कि मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं, तो जोशी भी बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे पुत्र के जो भाग्य में लिखा था अब वह बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। वह जोशी पंडित
कि उस बिटिया से अपने पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है। और वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की पुत्री और जोशी के पुत्र की शादी होनी होती है। फिर वह जोशी अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा है कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। मैंने जो शास्त्रों का अध्ययन किया है उसके कारण मुझ में वह क्षमता है जिससे आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। जोशी को पता नहीं था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, उसे विधाता भी नहीं मिटा सकते। जो लिख दिया है वह तो अटल है, जैसा जिसके भाग्य में लिख दिया है वैसा तो होकर ही रहता है, चाहे कोई कितने भी जत्न कर ले, लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। इस तरह संयोगवश आज वही मछुआरे की कन्या आज पंडित की पुत्री बनकर उस जोशी के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस जोशी ने पानी में बहा दिया था। फिर उस लड़के का विवाह उस जोशी के बेटे के साथ हो जाता है और इस तरह वह कन्या जोशी के घर में आ जाती है। जोशी का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था। पंडित की पुत्री सुंदर सा पति पाकर खुश थी और जोशी इस बात से खुश थे कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। फिर एक दिन किसी कार्य से उस जोशी के पुत्र को काशी से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन वह जोशी अपने आसन पर बैठे हुए थे, अपने ग्रंथ की गणनाओं में लगे हुए थे। तभी उनकी पुत्रवधू जोशी के लिए चाय लेकर उनके पास पहुंची। पुत्रवधू को आया देख उन जोशी ने अपना ग्रंथ बंद किया और पुत्रवधू के हाथ से चाय का गिलास ले लिया और आराम से चाय पीने लगे। फिर उत्सुकता वश चंद्रमुखी ने कहा, पिताजी आप सभी का भाग्य देखते हैं, आज मेरा भी भाग्य देखकर मुझे यह बताइए कि मेरी पहली संतान पुत्री होगी या पुत्र होगा। जोशी ने चाय खत्म की और अपने पुत्र वधू का भाग्य देखने लगे। अपने पुत्र वधू का भाग्य देखकर उस जोशी का पसीना छूटने लगा। उसने देखा कि यह तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मरने के लिए गंगा में प्रवाहित कर दिया था। फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई। उसने चंद्रमुखी से कहा, पुत्री तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना। तो वह कन्या बोली, जी पिताजी मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे, उन्होंने मुझे 7 माह की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था और जो मेरे नए माता पिता हैं उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया है। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब जोशी ने यह कन्फर्म कर लिया कि यह वही मछुआरे की लड़की है तो जोशी ने चंद्रमुखी से निजात पाने के लिए एक युक्ति निकाली और चंद्रमुखी से बोला, बेटी तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और पुत्रवधू समुद्र पर पहुंचे तो जोशी ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और चंद्रमुखी से कहा, बेटी जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। यह अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर पहुंच गई या मेरे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी, इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक यह अंगूठी तुम्हें ना मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर वह जोशी उस चंद्रमुखी को समुद्र के किनारे पर छोड़कर वापस अपने घर को लौट गया। चंद्रमुखी ने काफी प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि ना तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी और ना ही अपने पति के घर जा सकती थी। फिर चलते चलते जब वह थोड़ी आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो, यहाँ तो बहुत ही हिंसक जानवर रहते हैं। तो वह कन्या बोली, क्या बताऊं, मैं विपत्ति की मारी हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वह बनिया परिवार बोला, बेटी अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब चंद्रमुखी ने यह सुना तो वह सहज ही उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह चंद्रमुखी को उस राजपूत परिवार ने अपने घर खाना बनाने के काम पर रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वह उस जोशी का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। और उधर जब जोशी का लड़का अपने घर आया और उसने अपने पिताजी से चंद्रमुखी के बारे में पूछा तो जोशी ने झूठ मूठ का
बहाना बना दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी चंद्रमुखी डूबकर मर गई। जब जोशी के लड़के ने यह सुना तो उसे काफी दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था, उस गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उसी जोशी के घर पहुंच गया। उस पंडित ने जोशी से जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो जोशी ने उस पंडित से कहा, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे। क्योंकि जोशी को डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह न कर ले जो उसके लड़के के भाग्य में लिखी है। वह पंडित जोशी की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। अब जोशी अपने पुत्र के लिए लड़की देखने को उस पंडित के गांव की तरफ चल दिया। उधर जो अंगूठी उस जोशी ने समुद्र में फेंक की थी, उसे एक मछली निकल गई। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो उसे वही मछली मिली जो अंगूठी निकल गई थी। उस जाल में वह फंस गई। मछुआरा पकड़ी हुई मछली को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत ही पसंद था, इसीलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से उस मछली को खरीद लिया और उस मछली को ले जाकर चंद्रमुखी से कहा, बेटी क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? तो चंद्रमुखी बोली, जी पिताजी, मैं मछली तो नहीं खाती हूँ, लेकिन आपके लिए ज़रूर बना दूंगी। इस प्रकार वह मछली लेकर रसोई में काटने लगी। जब चंद्रमुखी ने उस मछली को काटा तो उसके पेट में से वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। जब चंद्रमुखी ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और अंगूठी पाकर बहुत खुश हुई। उधर वह जोशी अपने पुत्र को लेकर पंडित के गांव में पहुंचा और अपने बेटे से कहने लगा, हे पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपूत मित्र रहते हैं, पहले हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने पंडित जी के घर जाएंगे। जोशी के बेटे ने जब अपने पिता के ऐसे वचनों को सुना तो वह बोला, पिताजी, जो आपको अच्छा लगे वैसा ही कीजिए। फिर वे दोनों उस राजपूत के घर पहुंचे। राजपूत ने जब अपने मित्र जोशी को आते हुए देखा तो वह भी बहुत खुश हुआ और उनका पहले की भांति आदर सत्कार किया गया। आदर सत्कार करके उन्हें अपने पास में बिठाया और उसने चंद्रमुखी को आवाज़ दी, बेटी, हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए पानी का इंतज़ाम करो। जब चंद्रमुखी पानी लेकर आई तो चंद्रमुखी ने जोशी को देखा। जोशी ने चंद्रमुखी को देखा। फिर जब जोशी के लड़के ने चंद्रमुखी को देखा तो वह कहने लगा, पिताजी, आपने मुझसे क्यों झूठ बोला कि चंद्रमुखी मर गई? मेरी पत्नी तो जिंदा है और यह आप जानते हैं, और ये जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करने की कैसे सोची? तो वह जोशी बोला, पुत्र, मैं भटक गया था। मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतना नीच कर्म कर बैठा कि कुछ पूछो ही मत। फिर उसने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपनी शस्त्र विद्या पर कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया था। जो विधाता के लिखे को मिटाने चला था, मैंने लाख कोशिश की, लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार की यदि आप भविष्य में वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।